श्री प्रहलाद गुंजल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी अभी जोधपुर से इतला ही है मेरे पास कि कोई असामाजिक तत्व ने सेक्टर 12 के अंदर चौपासी हाउसिंग बोर्ड के अंदर गाय को कत्ल कर दिया, गाय का गला काट करके गाय को गौ माता को अलग कर दिया है और वहाँ पर स्थिति बहुत नाजुक हो गई है। अगर मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त करके असामाजिक कोई ऐसी दुर्घटना नहीं हो जाए, इसलिए मैं थोड़ा जानकारी देना चाहती हूँ। मैं मंत्री महोदय से कहूँगी। मंत्री महोदय, आप इस तौर पर उपाध्यक्ष महोदय पूरी जानकारी लेकर माननीय सदस्य को अवगत करा दिया जाए। प्रहलाद गुंजल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा कल सदन में अभिभाषण पढ़ा गया। मैं महामहिम के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने महामहिम के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा। मैं उसके समर्थन के लिए खड़ा हूं। माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, इतने विद्वान सदस्य के बाद मुझे बोलने के लिए खड़ा कर दिया। मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कुछ बोलूं या इस सद्भाव के प्रति संसदीय कार्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभिभाषण सदन की परंपरा है और जिस अभिभाषण को पढ़ने के बाद माननीय सदस्यों को पढ़ने और सदन में अपनी बात रखने के लिए दिया जाता है, एक सामान्य दस्तावेज नहीं है। ये सरकार की उपलब्धियां और आने वाले भविष्य की योजनाओं का प्रतिबिंब है। और अगर हम ईमानदारी से इसको पढ़ेंगे तो पिछले 2 साल में क्या महत्वपूर्ण उपलब्धियां रही उसका जिक्र इस अभिभाषण में हुआ है। और मैं समझता हूं कि अगर हम ठीक से इसे पढ़ेंगे तो हमारा सबका साक्षात्कार उनके साथ होगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 2 साल 2 महीने पहले राजस्थान में कांग्रेस का राज था। और ऐसा लगता था कि प्रदेश में शासन ने एक जर्जर ढांचा है, पूरे राज्य में दिशाहीनता थी, एहसास ही नहीं था कि कोई सरकार है, कोई प्रबंध नहीं, अराजकता का आलम। विकास के नाम पर भ्रष्टाचार और अनियोजित तरीके से जनता के धन की बर्बादी सरकार का चरित्र बन गया। मदान्ध सत्ताधीशों को इस बात की अनुभूति नहीं रही कि उनके कारनामों से प्रदेश त्रस्त है। और अगर जब मैं कारनामों की माननीय उपाध्यक्ष महोदय चर्चा कर रहा हूं तो मैं उस बहुत लंबी चर्चा में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन उसकी चर्चा जरूर करना चाहूंगा कि राजस्थान न केवल
त्रस्त था, अपमानित था। मंत्रियों के कारनामे ने पूरे राजस्थान को लज्जित कर दिया था। केवल भ्रष्टाचार, अहंकार, दम्भ नहीं, महिपाल जी मदेरना, बाबूलाल जी नागर, रामलाल जी, उनके विधायकों के चरित्र पर राजस्थान की जनता अपने फैसले पर अपमानित महसूस करती रही और बहुत लालित्य भाव से जब राजस्थान में चुनाव हुआ तो एक ऐतिहासिक बहुमत हमको दिया। लालित्य भाव से विरासत में एक जर्जर ढांचा मिला। धन्यवाद देना चाहता हूं सदन के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री को, अपने आप को इस चुनौतीपूर्ण कसौटियों पर खरा उतारते हुए एहसास कराया जनता को। आपकी सरकार है, आपका शासन है, लंबे समय बाद 5 साल के कुशासन से त्रस्त जनता को एहसास हुआ मेरा अपना राज आया है। मुख्यमंत्री जनधन योजना, सारे प्रदेश को जोड़ा गया। भामाशाह बीमा योजना, और भामाशाह बीमा योजना केवल एक स्कीम नहीं, सरकार के उस भामाशाह चरित्र को दिखाती है कि जिस भामाशाह ने संकट काल में इस देश की जनता के लिए मेवाड़ वंश के परंपराओं का सम्मान करते हुए समर्पण किया। सरकार समर्पित है जनता के लिए। मैं बहुत विस्तार से उस पर नहीं जाना चाहता। भामाशाह के व्यक्तित्व के अनुरूप काम हाथ में लिया, एक ऐसी योजना रख दी, गरीब आदमी में आत्म सुरक्षा का भाव। मुझे याद है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, भामाशाह बीमा योजना से राजस्थान का गरीब आदमी बड़े अस्पतालों की चौखट पर नजर आने लगा है। पिछले राज में जब पुराने मुख्यमंत्री जी किसी प्राइवेट अस्पताल के उद्घाटन पर टिप्पणी कर रहे थे, तब कहा था प्राइवेट अस्पताल लूट के अड्डे बन गए, गरीब इनकी तरफ ऊंचा होकर झांक सकता है, इलाज नहीं करा सकता। राजस्थान की जनता ने निंदा की थी। राज्य के मुख्यमंत्री को कानून बनाकर राजस्थान की जनता के साथ लूट खसोट करने वाली किसी भी संस्था पर अंकुश और प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। केवल राजनीतिक लफाजी कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आज वसुंधरा जी ने भामाशाह बीमा योजना में इस प्रदेश के बड़े से बड़े निजी अस्पताल तक गरीब आदमी के अप्रोच को खड़ा कर दिया। और इतना ही नहीं, अभी जिक्र कर रहे थे किशन पोल से आने वाले माननीय सदस्य, सरकार आपके द्वार, आपका जिला, आपकी सरकार। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो दूसरी बार इस सदन में आया हूं। 14वीं विधानसभा का गठन हुआ है। आप भी जानते हैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये सदन जानता है, सरकारें बनती है, सरकारें बिगड़ती है, जनता का एहसास नहीं बदलता। एहसास बदलने के लिए उसके साथ पटवारी, तहसीलदार का, थानेदार का व्यवहार बदलना आवश्यक है। राजधानी में बैठकर उस व्यवहार को बदलने की मॉनिटरिंग नहीं, बीकानेर, जैसलमेर में जाकर कहा छोटे तबके के कर्मचारी के आचरण से गरीब जनता त्रस्त है, हम अंकुश लगाएंगे। पहली बार फीलिंग हुई राजस्थान की जनता को। सरकार आई, नीचे तक जाकर आम आदमी के बारे में चिंता करने का विचार जिसने सजोया है, लोगों ने मजाक उड़ाया। सरकार जा रही है, राजधानी में बैठकर भी कुछ किया जा सकता था। मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये 14वीं सरकार है, गरीब आदमी की अनुभूति नहीं बदलती।
उसकी अनुभूति तब बदलती है जब तहसीलदार का व्यवहार उसके साथ बदले, थानेदार का व्यवहार उसके साथ बदले, पटवारी और पुलिस के सिपाही का व्यवहार उसके साथ बदले। जहां जहां राजस्थान की मुख्यमंत्री सरकार, आपके द्वार सरकार, आपका जिला, आपके सरकार, अधिकारी थर्राने लगे। कोई आवेदक मुख्यमंत्री के सामने मेरी शिकायत लेकर जाएगा, आम आदमी की हाजिरी में खड़ी हो गई सारी की सारी निचली प्रशासनिक लॉबी। यह एहसास लोकतंत्र की स्थापना के बाद पहली बार राजस्थान को हुआ। मजाक उड़ाए कांग्रेस के लोग। मुझे आंकड़ों में नहीं जाना, अभी किशन पॉल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 3,07,000 शिकायतें प्राप्त हुई और 3,05,000 का डिस्पोजल हुआ। यह मुख्यमंत्री की सोच है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सुगम पोर्टल, मैं दूसरी बार विधायक कोई शिकायत लिख के दे दे, 4 दिन, 6 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना समाधान होगा। लेकिन साधारण व्यक्ति भी शिकायत अगर सुगम पोर्टल मुख्यमंत्री पर लिखकर डाल दे तो 110% उसका समाधान होगा। निश्चित रूप से सारी प्रशासनिक मशीनरी इस बात के लिए पाबंद है। यह व्यवस्था कर देना, यह लोकतंत्र है, यह सच्चा दर्शन है, यह जनादेश का सम्मान है। जनादेश का सम्मान एक चुनौती बन गया था पिछले राज के कारनामों के कारण, और अभी हम विकास की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और माननीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महोदय, हम 1 साल के लिए नहीं आए, 2 साल के लिए नहीं आए, 1 साल 2 साल नहीं, 5 साल के लिए आए। 5 साल के बाद भी आना होगा। अभी तो जर्जर ढांचा ठीक किया है। मुझे याद है इस सदन में 2013 में जब सरकार संभाली वसुंधरा राजे जी ने, तो राज्य की वित्तीय स्थिति किस भयानक दौर में खड़ी थी, मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। आप पर शास्त्रीय, मैं तो गांव से आने वाला व्यक्ति हूं। आज भी आपने कुछ लेसन दिया तो मैंने संकेत किया कि सिर के ऊपर से निकल गया है। किस वित्तीय स्थिति से राजस्थान को उबारा, ढांचा ठीक किया, दिशा दी है, एहसास दिया है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, सरकार की दूरदृष्टि से आने वाले समय में राजस्थान विकास की रफ्तार को पकड़ेगा। और मुझे अफसोस है माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो पिछली बार सदन में नहीं था, आप तो थे। 5 साल में सरकार में रहकर भी प्रतिपक्ष के लोगों ने शासन के बारे में कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं सीखा। और विपक्ष में रहकर भी पढ़ना नहीं सीखा। उन्हें जिम्मेदारी का एहसास नहीं कि सदन में जिम्मेदारी का व्यवहार करे। प्रतिपक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो नीतिगत बात करे, मुद्दों पर बात करे। और अध्यक्ष महोदय, मुद्दे ही नहीं है। मुद्दे हैं तो चर्चा, मुद्दे हो तो चर्चा करें। मुद्दा विहीन कांग्रेस हंगामा खड़ा करना चाहती है। और इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज कहना चाहता हूं, मुद्दों के अकाल से त्रस्त कांग्रेस घबराहट में, और यह स्थिति केवल राजस्थान की नहीं, कांग्रेस की दिल्ली तक यह स्थिति है। पूरे देश में कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई और मुद्दों की तलाश कांग्रेस के युवराज को जेएनयू के दरवाजे तक ले गई। मुद्दों की तलाश, कांग्रेस का युवराज जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के दरवाजे तक चला जाए। मुद्दा विहीन कांग्रेस का इससे बड़ा आचरण कोई दूसरा नहीं हो सकता। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के युवराज उन लोगों के पैरोकार बने जो देश के खिलाफ नारे लगाएं, और सारी की सारी कांग्रेस राष्ट्रद्रोहियों की पैरोकारी करने वाले अपने युवराज के समर्थन पर, उसके आचरण पर पर्दा डालने के लिए खड़ी हो जाए। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य सदन में नहीं है, सदन उनका सम्मान करता है। हम बहुत छोटे हैं, वो खड़े होते हैं तो हम चुप रहकर सुनते हैं, कुछ सीखने को मिलता है।
उन्होंने सामने खड़े होकर कहा, गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे, केवल आप इतना बता दें कि सरकार अपने विधायकों की अभद्र भाषा का समर्थन करती है। और अगर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ये मैं पूछूं कि न इस सदन की कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरे हिंदुस्तान की पार्टी यह बात का जवाब दे दे कि जेएनयू के अंदर हिंदुस्तान विरोधी नारे लगे, हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, जो अब्दुल गुरु को शहीद का दर्जा दे, उसकी शहादत की बरसी मनाए और उन लोगों के समर्थन में जाकर कांग्रेस के युवराज खड़े हो जाए। क्या कांग्रेस पार्टी अपने युवराज के इस आचरण को सही बताती है? इस बात का जवाब आज कांग्रेस से पूरा हिंदुस्तान मांग रहा है। मजाक नहीं है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सदन का बाइकाट कर रही है, मेरे समझ में नहीं आ रहा। आजादी की लड़ाई में कांग्रेस के योगदान को लोग आज याद करते हैं। मैं कांग्रेस के योगदान को नजरअंदाज करने की बात नहीं करता। मुझे अचंभा है, नेहरू गांधी की कांग्रेस देश के खिलाफ नारा लगाने वालों का कवच बन जाएगी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति के नाम पर लोकतंत्र का मखौल उड़ाएगी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र का मजाक उड़ाने की इजाजत किसी को नहीं। कांग्रेस को समझना चाहिए किन तत्वों का समर्थन कर रहे हैं, राष्ट्र विरोधी ताकतों का, आतंकवादियों के साथ जिनके तार रहे हो, भारत की सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को पार्लियामेंट में घुसकर जिन्होंने चुनौती देने का प्रयास किया। इस आतंकवाद के दंश को कांग्रेस से ज्यादा कौन समझ सकता? दो प्रधानमंत्रियों की बलि, दो प्रधानमंत्रियों की शहादत देने के बाद, बलिदान के बाद आज कांग्रेस का आचरण यह बन जाए कि जो भारत की डेमोक्रेसी को चुनौती दे, भारत के लोकतंत्र को चुनौती दे, भारत की पार्लियामेंट जो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, उसमें घुसकर इस हिंदुस्तान के लोकतंत्र की चूल्हे हिलाने का दुस्साहस करे और उनकी पैरवी आज कांग्रेस पार्टी करे। मैं आज उनको नसीहत देना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को ईमानदारी के साथ उनको यह सनद रहनी चाहिए कि भारत का लोकतंत्र कोई खिलौना नहीं, उनको भी, और जिन लोगों की पैरवी वो कर रहे हैं उनको भी। ये कोई हमको खैरात में मिली हुई कोई वस्तु नहीं, कोई खिलौना नहीं जिसको खेल खेल में कोई बच्चा तोड़ दे। उनको सनद रहना चाहिए सदियों की तपस्या और हमारे पुरखों की कुर्बानियों के अस्थि पंजरों के बने हुए वज्र से, अस्त्र के प्रयोग से ये महान तंत्र और व्यवस्था हमने कायम की है जिसको लोकतंत्र कहते हैं। इसकी बुनियाद में भगत सिंह की शहादत है, इसकी बुनियाद में राजगुरु अशफाकुल्लाह खान, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की शहादत है। इसकी बुनियाद में न जाने कितने लोगों की, लाखों लोगों की शहादत है। सुभाष का अप्रतिम योगदान है। इतनी बड़ी महंगी वस्तु को कोई चुनौती देते और कांग्रेस के लोग सदन में हंगामा करके उस पर पर्दा डालने का प्रयास करें तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद आ रहा है कवि गौरव चौहान की ये पंक्तियां कि आज खतरा किससे? खतरे का उद्घोष बजा है, रणभूमि तैयार करो, देश को तैयार होना पड़ेगा। यह समझने के लिए कौन देश के बारे में सोचता है, कौन हिंदुस्तान के खिलाफ सोचता है, कौन विदेशी ताकतों से, भारत विरोधी ताकतों से हाथ मिलाकर इस राष्ट्र की अस्मत के साथ खेलना चाहते हैं, ये आज भारत को तय करना पड़ेगा। खतरे का उद्घोष बजा है, रणभूमि तैयार करो, सही वक्त है चुन चुन कर गद्दारों पर वार करो। गौरव चौहान की पंक्ति, सरहद पर कांटे हैं लेकिन घर के भीतर नाग फनी। घर में कौन नाग फन फैला कर बैठा है? हमें उस घर को संवारने सजाने के लिए आज सारे भारत को जगाना पड़ेगा। किस भारत की राजनीति के गंदे चरित्र ने हमारी लोकतंत्र की चूलों पर प्रहार करने का दुस्साहस किया है,
ये लोकतंत्र किसी ने उपहार में नहीं दिया। लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान पर न जाने कितनी बहन बेटियों का सिंदूर उजड़ गया, न जाने कितनी लाखों बहनें जिंदगी भर राखी की उदासी में डूब कर रह गई। इतनी बड़ी बुनियाद चुनौती दे नाक फनी की तरह, जिनके हाथों मसाले सौंपी, सरहद पर कांटे हैं लेकिन घर के भीतर नागफनी, जिसके हाथ मसाले सौंपी वो करते हैं आगजनी। ये भारत की बर्बादी के कसे कथानक लगते हैं। सच तो यह है दहशतगर्दों से अधिक भयानक लगते हैं। संविधान ने सौंप दिए अस्त्र शस्त्र आजादी के, शिक्षा के परिसर में नारे भारत की बर्बादी के। अब जल पर तो छाती फटती देख बहुतेरों की, मगर शहादत भूल गए सियाचिन के शहरों की। शहीदों की चिंता नहीं, अफजल की फांसी राजनीतिक इशू बनना चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, अफजल की फांसी पर दो मत हो सकता है। फांसी होनी चाहिए न होनी चाहिए, खुला राजनीतिक विचार हो सकता है। लेकिन माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि अफजल गुरु की फांसी की बरसी आयोजित करें, भारत की बर्बादी के नारे लगाएं, भारत तेरे टुकड़ा होंगे, संसद के हमले के दोषी का महिमा मंडन करें। ऐसा वीडियो आए, देश इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। जिसने भी बर्दाश्त किया, देश उसको माफ नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश की इस घटिया राजनीति ने जिस तरीके से देश को गंदे खेल में धकेल दिया है, ऐसा लगने लगा कोई इश्यू नहीं है। सरकार को घेरो, और केवल इसलिए कि जो देश विरोधी काम कर रहे थे, राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत एक विद्यार्थी संगठन ने उनका विरोध कर दिया। देवयोग से वो हमारी विचारधारा के विद्यार्थी थे, और इसीलिए हैदराबाद की यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल विश्वविद्यालय तक विद्यार्थी परिषद के लोगों के उस राष्ट्रव्यापी कदम को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास करके मोदी जी पर हमला करने की साजिश रची जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत ईमानदारी के साथ कहना चाहता हूं, इस प्रकार की राष्ट्र विरोधी गतिविधियां न भारत के हित में है, न भारत के आम आदमी के हित में है। मैं इस पर बहुत और अधिक लंबा नहीं बोलना चाहता। सोचने का विषय माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस के लोग आज जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं। देश के प्रधानमंत्री इन सारी चीजों की परवाह के बगैर लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कल एक बजट आया है, वित्त मंत्री जी ने रखा है, और जो प्रधानमंत्री जी ने बजट दिया है, अर्थशास्त्रियों ने कहा है कि आजादी के बाद का यह पहला बजट है जिसमें हिंदुस्तान के किसान को तवज्जो दी गई है, जिसमें गरीब आदमी को तवज्जो दी गई है। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं किन शब्दों में भारत के प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूं। राजस्थान पिछले 2 साल से प्राकृतिक आपदा को झेल रहा है। कई बार इस सदन में चर्चा होती है, फसल बीमा योजना में बदलाव होना चाहिए, जिले की जगह तहसील और तहसील की जगह पंचायत यूनिट होनी चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले दिनों नई बीमा पॉलिसी लागू करके कह दिया, अब किसान का इंडिविजुअल खेत आधार होगा, चाहे जाड़ा पड़े, चाहे आग लगे, चाहे गर्मी पड़े, चाहे सूखे, चाहे कम फसल हो, जितनी फसल का बीमा होगा, किसी भी कारण को आधार बनाया जाए, किसान को पूरा का पूरा भुगतान होगा। पहली बार यह हमारी सोच है, यह हमारी परंपरा है कि शीर्ष पर बैठकर नीचे के आदमी कल्याण की बात करें। और यह सारे हिंदुस्तान ने देखा कि आजादी के बाद पहली बार जब हमारे विचार के प्रधानमंत्री वाजपेयी जी बने। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपका लंबा राजनीतिक जीवन है,
पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सिंचाई जैसी 6 बुनियादी चीजों के लिए हिंदुस्तान 50 सालों से झोली फैलाकर भीख मांगता था। मेरे गांव में सड़क चाहिए और राजनीतिक आधार पर, वोटों के बंटवारे के आधार पर सरकारें सड़कों का फैसला किया करती थी। इस हिंदुस्तान की सल्तनत पर आजादी के बाद पहली बार एक प्रधानमंत्री आया जिसने हिंदुस्तान की जनता को यह विश्वास दिया। अब नेताओं से अविश्वास प्रकट करने की जरूरत नहीं, अब नेताओं के भरोसे पर नहीं, नीतिगत तरीके से इस हिंदुस्तान के एक एक गांव में सड़क पहुंचेगी। और तय कर दिया था 31 दिसंबर 2007 500 की आबादी लगभग पहुंच गया। अगर सरकार 2012 तक में रिपीट होती तो इस हिंदुस्तान के नक्शे पर 5.5 लाख गांव, 75,000 से अधिक ढाणियां कोई बचती नहीं जो प्योर की सड़क से नहीं जोड़ दी जाती। ये हमारी कल्पना, ये हमारी कल्पना। दुर्भाग्य इस हिंदुस्तान का कि एक ऐसी व्यवस्था कायम कर दी। मैं आज कहना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हत्याचारियों की, आतंकवादियों की पैरवी करने वालों की पैरवी करते हो। यूपीए के 10 साल में 9.5 लाख करोड़ रुपए के 73 घोटाले हुए। क्या कांग्रेस इसका जवाब देना चाहती? आज 1.5 साल से देश में नरेंद्र मोदी जी का राज है। यह पहला अवसर है जब हिंदुस्तान में किसी प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के किसी सदस्य की तरफ उंगली नहीं उठी। और वाजपेयी जी ने देश के आम गांव को सड़क देने की नहीं, कल वित्त मंत्री जी ने कह दिया सारे हिंदुस्तान को 1 मई 2018 तक बिजली दे देंगे। 2018 तक बिजली, 50 सालों का वो सपना। देश में डेमोक्रेसी आई है, कल्याणकारी शासन आएगा, मेरे गांव में सड़क और बिजली लेकर आएगा। इस 67-68 साल में कमोबेश 55-58 साल राज करने वाली कांग्रेस ने इस सपने को सपना बनाकर रख दिया, लोगों के विश्वास को तोड़ दिया। और इसीलिए अटल जी और मोदी जी कहते हैं ये विश्वास जिस पर लोकतंत्र डिगा हुआ है ये रेशम से बारीक धागा है। ये वादों, छासों और बेईमानी पूर्वक आचरण से अब इसे थाम कर नहीं रखा जाता, इसे काम के आधार पर रोकेंगे। प्रधानमंत्री सड़क योजना और संपूर्ण देश का विद्युतीकरण ये उसी में से प्रकट हुआ है। ये हमारा सोच है, आम आदमी के बारे में हमारा सोच है। और ऐसा सोच लेकर मैं समझता हूं कि जो पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, चिकित्सा सारे जो गंभीर प्रयास हुए हैं, कल फिर कांग्रेस मुद्दा विहीन हो गई। क्या बोले? मध्यम वर्ग का ध्यान नहीं रखा। ये कहने में शर्म आ रही कि हिंदुस्तान में पहली बार निचले वर्ग और किसान का ध्यान रखा। और अगर कांग्रेस, डरी हुई कांग्रेस, किसान और गरीब के बारे में जो मोदी जी का नजरिया इसका विरोध करती है तो उनको लग जाएगा कि हिंदुस्तान का किसान और हिंदुस्तान का गरीब आंशिक रूप से भी अगर कोई भरोसा रखता है तो वो छिटक जाएगा, उसकी उम्मीदों को पंख लगे हैं। पहली बात कि भारत में कोई सी प्रधानमंत्री ने भारत के आम बजट में गरीब की सोची है, किसान की सोची है। और मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता कि किस किस मत पर कितना कितना फंड रखा है। किशन पोल से आने वाले माननीय सदस्य ने जो है उस पर लिख दिया। और कई अर्थशास्त्रियों ने, आज अखबार में हमने पढ़ा, अर्थशास्त्री नहीं है, अर्थशास्त्रियों का विजन पढ़कर ही यह विषय समझ में आता है कि आखिर भारत किस दिशा में जा रहा है। भारत ने रफ्तार पकड़ी है और भारत ने वो रफ्तार नहीं जिसमें गरीबी और अमीरी की खाई बढ़ी है। भारत ने वो रफ्तार पकड़ी है कल के बजट के बाद जिसमें गरीबी और अमीरी की खाई कम होगी और भारत का एक एक आदमी विकास के अवसर प्राप्त करके एक आत्मनिर्भरता के रास्ते पर जाने के लिए खड़ा होगा। और प्रधानमंत्री जी ने एक विजन और एक सपना दिया है कि हम 2020 तक इस हिंदुस्तान में एक ऐसी व्यवस्था देंगे जिसमें किसान की आय दुगनी हो जाए। कभी किसी ने कल्पना नहीं की, कभी किसी ने विचार ही नहीं किया कि भारत के किसान को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। जाड़ा पड़े तो वो खेत में खड़ा रहता है, गर्मी पड़े तो खेत में खड़ा रहता है, अपना खून पसीना बहाता है, धरती का सीना फाड़ता है, अन्न धन पैदा करके पसीने की बूंदें डालकर इस हिंदुस्तान को पालता है। हिंदुस्तान के पालनहार के बारे में अब तक उपेक्षा का जो नजरिया रहा, पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने उस नजरिए में बदलाव करके उसे एहसास कराया है इस भारत में मेरे बारे में भी कोई चिंतन है, उस दिल्ली के तख्त पर, उस सल्तनत पर मेरे बारे में भी कोई नजरिया है। और ये नजरिया वाजपेयी जी के समय चला। हम किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, सरकार चली गई, नदियां जोड़ेंगे, अकाल से लोग राजस्थान में मरते हैं, बाढ़ से बिहार में, अकाल को अवसर में बदलेंगे, बाढ़ को अकाल में लाकर छोड़ देंगे। अब धीरे धीरे मैं समझता हूं कि किसानों के बारे में जो कल्याणकारी योजनाएं
मोदी जी प्रारंभ करेंगे। किसान आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा तो देश आत्मनिर्भर होगा। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एहसास बदल गया देश का। मोदी जी ने एक नारा दे दिया बनते ही पहले, 2 अक्टूबर 2022 तक हम भारत को संपूर्ण स्वच्छ कर देंगे। संपूर्ण स्वच्छता का सपना, गांधी जी के स्वच्छता के सपने को साकार करने का संकल्प धारण किया और देश में एक माहौल बन गया। 2 अक्टूबर 1914 को भारत के प्रधानमंत्री जी झाड़ू हाथ में लेकर सड़क पर निकले। मोदी जी भी जानते हैं, सारा देश जानता है, प्रधानमंत्री का काम झाड़ू हाथ में लेकर सड़क पर निकलना नहीं, समाज जीवन को यह संदेश देना, मेरे गांव में, मेरे मोहल्ले में, मेरे कस्बे में, मेरे शहर में एक स्वच्छता का वातावरण होना चाहिए और स्वच्छता मेरी एक सामाजिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। यह एहसास बदल गया देश में। आज आम आदमी सोचने लगा है, मेरा गांव, मेरा वार्ड, मेरा शहर, मेरा देश स्वच्छ होना चाहिए। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नारा छोटा, लक्ष्य बड़ा। पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने एक विजन, एक सपना दिया। स्वच्छता नारा नहीं, स्वच्छता में स्वास्थ्य है और स्वास्थ्य में कार्यक्षमता है। जिन दुनिया के देशों में स्वच्छता और स्वस्थ स्वास्थ्य है, उनकी कार्यक्षमता बेहतर है। भारत के प्रधानमंत्री चाहते हैं, सौभाग्य से हम दुनिया के सबसे नौजवान देश, दुनिया के सबसे नौजवान देश की कार्यक्षमता दुनिया के तमाम देशों से बेहतर कैसे बने, इसके लिए भारत का स्वास्थ्य ठीक रहना चाहिए। भारत में स्वच्छता और स्वास्थ्य रहेगा, भारत की कार्यक्षमता बढ़ेगी। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कौशल प्रशिक्षण अप्रेंटिस एक्ट पास कर दिया पार्लियामेंट। जीती जागती एक देश के कोने कोने में यूनिवर्सिटियां खड़ी कर दी कौशल प्रशिक्षण की। देश के तमाम अनुभवी एनजीओ लग रहे हैं और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी का विजन। हमने देखा 10 साल यूपीए की सरकार थी। कई बार भारत के प्रधानमंत्री अपने भाषण में कहते थे, गरीबी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। तब हिंदुस्तान का जो 60-65 करोड़ नौजवान है, वो भारत के प्रधानमंत्री के भाषण के बाद मानसिक अवसाद में आता था। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने तय कर दिया कि इस देश का नौजवान बेरोजगारी की राष्ट्रीय समस्या नहीं होगा। हम इस देश के नौजवान को ऐसा कुशल प्रशिक्षक बनाएंगे कि वो भारत का भविष्य होगा। और भारत का भविष्य नहीं, वो पूरी दुनिया की तकदीर लिखने वाला अपने हाथ के हुनर के आधार पर बन जाए एक कुशल आदमी। एक आंदोलन चला दिया देश में, कौशल प्रशिक्षण, एक एजुटेशन, मोबिलाइजेशन हो गया सारे शहर का, सारे देश का मोबिलाइजेशन हो गया। एक एक व्यक्ति में आत्मनिर्भरता कैसे आए, अपना रोजगार, अपनी आत्मनिर्भरता, अपने काम का हुनर अपनी मुट्ठी में कैसे बंद रहे कि मेरा भविष्य, मेरा कैरियर मेरी मुट्ठी में है। इस दिशा में समूचे हिंदुस्तान के नौजवान को खड़ा करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने एक आंदोलन चला। और मैं इस अवसर पर धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को कि इस कौशल प्रशिक्षण के कार्यक्रम में आरएसएलडीसी के कन्वर्जेंस आधारित कौशल प्रशिक्षण मॉडल को केंद्र सरकार ने सराहा है तथा 15 राज्यों के अधिकारियों के इस आरएसआरएलडीसी के प्रशिक्षण केंद्रों का भ्रमण किया और राजस्थान को इसमें नंबर 1 दिया। प्रधानमंत्री जी के सपनों के अनुसार राजस्थान कैसे सुदृढ़ हो, यह हमारी सरकार का एजेंडा बन गया, यह हमारी सरकार का महत्वाकांक्षी कदम बन गया। और इस दिशा में लगातार, मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं एक कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करने गया। मैंने परिवार में जो महसूस किया, किसी ने कल्पना नहीं की होगी, भारत के प्रधानमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी इस दिशा में सोचेंगी। मैं उद्घाटन करने गया,
एक एनजीओ ने कहा हमारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जो भारत सरकार की योजना है, मुख्यमंत्री जी की योजना है, आपको उद्घाटन करना है, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में चला रहे हैं। मैंने कहा पता नहीं किस प्रकार का कार्यक्रम होगा। मैं जब वहां गया तो 10वीं 12वीं के पढ़े लिखे बेरोजगार लड़के और लड़कियां उसमें बैठे हुए थे। मैंने कहा आप इनको क्या प्रशिक्षण देना चाहते हो? उनको प्रशिक्षण वार्ड बॉय का, घरेलू पेशेंट को कैसे एंटरटेन किया जाता है, कैसे उसको ठीक तरीके से सजाया संवारा जाता है। तब मुझे याद आ गया मेरे घर का माहौल। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी मां लीवर सिरोसिस से पीड़ित है, बेड पर रहती है। अपनी व्यस्तताओं के कारण मैं अगर उसको समय नहीं दे पाता, कोशिश करता हूं ज्यादा से ज्यादा समय दूं। पश्चिमी बंगाल की एक गरीब महिला 24 घंटे उसकी सेवा के लिए रहती है, उसका रोजगार चल रहा है। भारत के प्रधानमंत्री जी ने उस व्यक्ति को जो एजुकेशन में हार गया, निराश हो गया, कॉलेज स्कूल का दरवाजा पार करके आगे नहीं बढ़ा, उसको भी एक हाथ का हुनर कि कैसे उसको रोजगार मिल जाए। कहीं छप्पन घर में ये माइन्यूट सोच, ये कैलिबर को दिखाता है, दर्शाता है, ये राष्ट्रीय चिंतन को दर्शाता है, ये उस बेसिक थीम को जिसमें देश का एक एक आदमी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कहां कैसे किस प्रकार के रोजगार के अवसर उसके सामने जनरेट करें, सरकारी सेवाएं उसके लिए कोई पर्याप्त नहीं है। और इस पर मुख्यमंत्री जी काम कर रही है, इस पर प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारी सरकार का दर्शन आजकल का दर्शन नहीं है। हमारी सरकार का दर्शन राजस्थान की सरकार और भारत की सरकार का एक लंबा दर्शन है। भारत का एक एक नौजवान आत्मनिर्भर कैसे बने, भारत का एक एक नौजवान अपना भविष्य अपनी मुट्ठी में बंद करना कैसे सीखे। और इसके लिए पिछले विधानसभा सत्र में अप्रेंटिस एक्ट माननीय उच्च शिक्षा मंत्री जी भी लेकर आए थे। तब मैंने उनका साधुवाद व्यक्त करते हुए कहा, यह जीती जागती एक टेक्नीशियन, कुशल कामगार, मजबूत हर क्षेत्र का व्यक्ति खड़ा करने का जो आपने एक कानून बना दिया है, मैं समझता हूं कि ये राजस्थान ही नहीं हिंदुस्तान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा कि आदमी अपने आप सेल्फ डिपेंड, खुद पर निर्भर, कहीं भीख मांगने की जरूरत नहीं। ऐसा आंदोलन राष्ट्रव्यापी जो चल रहा है, मैं समझता हूं कि देश में इससे सुंदर काम दूसरा नहीं हो सकता। और भी कई सारे काम मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। कभी हम विश्वगुरु होते थे, कांग्रेस के लोगों को लग रहा कार्टून चाहते हैं, मोदी जी कहां है, विदेश में ढूंढो। भारत आज हम आत्मसम्मान के साथ कह सकते हैं ग्लोबल लीडर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है। दुनिया हमारा लोहा मान रही है। हमारे प्रधानमंत्री के कर्तृत्व और व्यक्तित्व का समर्थन सारी की सारी दुनिया कर रही है। ये हमारे लिए गौरव की बात है। हमारा प्रधानमंत्री देश की साख दुनिया के सामने बढ़ा रहा है। बात सच है। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात करें, वो अफजल गुरु के साथ अन्याय की बात करें, ये चरित्र देश देख रहा दोनों दलों का। और माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के विकास के लिए चिंतित है, कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और पिछले दिनों अभी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य एक एक उद्योगपति का बयान पढ़ रहे थे। मैं तो बयान नहीं लाया, फोटो भी नहीं लाया, लेकिन मैं भी जानता हूं, सारा राजस्थान जानता है, 3 लाख से ज्यादा के रिसर्जेंट राजस्थान में एमओयू किए हैं। 321 लाख करोड़ के एमओयू किए हैं, रोजगार के अवसर पैदा। 3,21,000 करोड़, 3,21,000 करोड़, 3 लाख करोड़ ही तो मैं बोला हूं पहले, ज्यादा के रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उद्योगपति आ रहे हैं, माहौल बन रहा है, मुक्त हस्त से प्रशंसा कर रहे हैं और मुक्त कंठ से तारीफ कर रहे हैं। तारीफ पढ़कर सुना दी किशनपोल से आने वाले माननीय सदस्य ने। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब वो समय नहीं है कि जब देश आजाद हुआ था तो टाटा बिरला 2 उद्योगपति हुआ करते थे।
देश की जिम्मेदारी लोग सरकारों पर समझते थे। अब पानी, बिजली, सड़क, विविध क्षेत्र में देश में निवेश के लिए हजारों उद्योगपति खड़े हो गए। यह पूरे दुनिया में कंसेप्ट बन गया, पीपीपी मोड पर उद्योग करने का, निवेश बढ़ाने का। सारे विश्व में एक वातावरण बना है। विश्व की तमाम सरकारें, देश की तमाम प्रांतों की सरकारें इस दिशा में अपने रोजगार के अवसर जनरेट करने के लिए, अपने अपने प्रदेशों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए इस दिशा में क्रांतिकारी पहल कर रही है। और मैं दावे के साथ, फक्र के साथ कह सकता हूं कि 2 साल के प्रयासों में राजस्थान हिंदुस्तान के तमाम प्रदेशों को लीड कर रहा है। मैं इस बात के लिए राज्य के मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं, साधुवाद देना चाहता हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत चुनौतीपूर्ण स्थिति में राज संभाला है। विरासत में बिखरा हुआ ढांचा, इन सब परिस्थितियों में से मुख्यमंत्री जी के भागीरथी प्रयास राजस्थान